हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेएसएससी पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी आपकी निश्चित रूप से जो है सो बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के जो है सो हम आए हैं। आपको आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि आधुनिक भारत के अंतर्गत आपका एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे पीजीटी एग्जाम में निश्चित रूप से जो है सो प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं और जो भी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं वो मुख्य रूप से कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न होते हैं, मतलब समझ पर आधारित प्रश्न जो है सो पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक जो है वो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी से संबंधित है, मतलब अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति है उससे संबंधित है ना। तो इस पर आज हम लोग जो है सो विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। आपको हम बताते हैं कि इस टॉपिक को आपको कैसे पढ़ना है, किन किन चीजों को जो है सो आपको मुख्य रूप से देख लेना है। तो देखिए, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि मुगल अर्थव्यवस्था की प्रकृति किस प्रकार की थी। मुगल अर्थव्यवस्था के विभिन्न तत्वों को जो है सो आप बेहतर तरीके से समझें, है ना। मुगल अर्थव्यवस्था किस तरह से ग्रो कर रही थी, किस तरह से आगे बढ़ रही थी, किन किन चीजों का आयात और निर्यात हो रहा था, विशेष चीजों को उत्पादन के लिए कौन कौन सा जगह काफी प्रसिद्ध था मुगल काल में, कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह थे, आदि आदि, है ना। मतलब कि मुगल अर्थव्यवस्था को आपको बेहतर तरीके से समझ लेना चाहिए। उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जो है सो आपको ध्यान में रख लेना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी का वो बैकबोन है, मतलब कि आधार है, या कह सकते हैं कि बैकग्राउंड है। तो बिना बैकग्राउंड को समझे आप ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी को जो है सो नहीं समझ पाइएगा। इसलिए 1757 के पहले भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, है ना, उसको आपको बेहतर तरीके से जो है सो जान लेना चाहिए। तब आप समझेंगे कि 1757 के पश्चात ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किस किस प्रकार के बदलावों को जो है सो लाया गया था और क्यों लाया गया था, ठीक है ना। तो देखिए, पहले आप क्या कीजिए कि आप ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी को जो पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आप 1757 से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को, उसमें निहित जो अवधारणाएं हैं उसको आपको बेहतर तरीके से समझ लेना है ना। फिर आपको करना क्या है कि 1757 के पश्चात अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का बदलाव आया। तो हम लोग पाते हैं कि दत्त साहब के द्वारा, है ना, 1757 के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था को जो 3 चरण में जो बांटा गया है ना। एक तो व्यापारिक पूंजीवादी चरण है, दूसरा औद्योगिक पूंजीवादी चरण है और तीसरा वित्तीय पूंजीवादी चरण है ना। तो इन तीनों चरणों में किस किस प्रकार का जो है सो बदलाव लाया गया था, इन तीनों चरणों में क्या कुछ हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसको आपको समझ लेना है। मतलब कि 1757 से 1813 के बीच क्या परिवर्तन हुआ, 1813 से 1860 के बीच क्या परिवर्तन हुआ और 1860 से 1947 के बीच क्या परिवर्तन हुआ, उसको आपको बेहतर तरीके से समझ लेना है। यहां से प्रश्न जो है सो पूछे जाते हैं, कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। फिर इसको जब आप देख लीजिएगा, इसको जब आप समझ लीजिएगा, तब फिर ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत बहुत सारे टर्म्स हैं, है ना, उसको एक एक करके आपको जो है सो देखना है, समझना है। उसमें जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं उसको ध्यान में रखना है और कंसेप्ट तो आपको समझना ही है। जैसे कि आपको धन के निष्कासन की अवधारणा को समझना है कि ये जो धन का निष्कासन था, है ना, ये धन का निष्कासन जो था वो क्या था, धन के निष्कासन का आशय क्या है, इसका मतलब क्या है। भारत से जो पैसा बाहर गया, खास करके जो इंग्लैंड गया, तो किस किस रूप में गया, मतलब कि धन के निष्कासन की मदें कौन कौन सी थी, है ना, उसको आपको समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, है ना। फिर धन के निष्कासन से जुड़ी हुई कौन कौन सी प्रमुख अवधारणाएं हैं, है ना, इसको आपको समझ लेना है। धन के निष्कासन पर विचार देने वाले प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से थे, इसको समझ लेना है। धन के निष्कासन से संबंधित कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पुस्तकें लिखी गई, इसको आपको जो है सो समझ लेना है। दादा भाई नौरोजी की भूमिका
को बेहतर तरीके से धन के निष्कासन के संदर्भ में आपको पढ़ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, है ना। तो धन के निष्कासन को आपको बेहतर तरीके से समझ लेना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटा छोटा प्रश्न भी रहता है और समझ पर आधारित प्रश्न भी जो है सो रहता है ना। तो इसको आपको देख लेना है। फिर इसके पश्चात ब्रिटिश जो भू राजस्व जो व्यवस्था थी, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था में आप जैसा कि जानते हैं कि 3 प्रमुख व्यवस्था हम लोग भारत में देखते हैं। एक को अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, दूसरे को रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरे को महालवाड़ी व्यवस्था के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इन तीनों व्यवस्थाओं को देखने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि ब्रिटिश जो भू राजस्व व्यवस्था थी और भारतीय जो भू राजस्व व्यवस्था थी, मतलब जो ब्रिटिश पद्धति था और जो भारतीय पद्धति था, इन दोनों में क्या अंतर था, है ना। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अगर अस्थाई बंदोबस्त लेकर के आया तो निश्चित रूप से ब्रिटिश पद्धति से इंस्पायर रहा होगा। तो ब्रिटिश पद्धति के तत्वों को जो है सो आपको समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। फिर अस्थाई बंदोबस्त का जब आप अध्ययन करेंगे, परमानेंट सेटलमेंट का जब आप अध्ययन करेंगे, तो परमानेंट सेटलमेंट से जुड़ी हुई अवधारणा को बेहतर तरीके से समझ लेना है कि अस्थाई बंदोबस्त था क्या वास्तव में, है ना। 1790 में आखिर कॉर्नवालिस क्या लेकर के आया जो 1793 में परमानेंट हो गया, है ना। तो अस्थाई बंदोबस्त की अवधारणा को सबसे पहले समझिए, फिर अस्थाई बंदोबस्त लाए जाने के पीछे के कारणों को जो है सो आप समझिए। आखिर लॉर्ड कॉर्नवालिस इस व्यवस्था को लेकर आया ही क्यों, उसका उद्देश्य क्या था और किन किन उद्देश्यों को प्राप्त करने में वो जो है सो सफल रहा और कहां विफल रहा, इसको समझ लेना है। अस्थाई बंदोबस्त का क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, उसको भी आपको जो है सो समझ लेना है। इससे जुड़ी हुई छोटे छोटे फैक्ट्स को ध्यान में रखने के साथ साथ, है ना। फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी वही चीज आप करेंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो था क्या वास्तव में, है ना। अस्थाई बंदोबस्त से रैयतवाड़ी व्यवस्था किन किन बातों में जो है सो अलग था, है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस प्रकार से महाजनी व्यवस्था को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाया, है ना। तो इससे जुड़ी हुई चीजों को जो है सो आपको जान लेना है। महालवाड़ी व्यवस्था तीसरा नंबर पर जो है सो आता है। तो महालवाड़ी व्यवस्था की भी अवधारणा को आप समझिए। महालवाड़ी व्यवस्था में कब कब किस किस प्रकार का परिवर्तन किन किन के द्वारा जो है सो किया गया, मार्टिन बर्ड की इसमें जो है सो क्या भूमिका रही, इन सब चीजों को जो है सो आपको पढ़ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, है ना। फिर हम लोग अगर आगे बात करेंगे तो आता है विऔद्योगीकरण, है ना, जो औद्योगिकरण का ठीक उल्टा है। मतलब कि विऔद्योगीकरण का कंसेप्ट क्या था, है ना। एक सोची समझी रणनीति के तहत अंग्रेजों के द्वारा भारतीय लघु और कुटीर उद्योगों को समाप्त करने की, है ना, नष्ट करने की, है ना, जो परंपरा या जो टेक्निक अपनाया गया, है ना, तो उसी को हम लोग जो है सो विऔद्योगीकरण के नाम से जानते हैं। तो ये विऔद्योगीकरण जो है वो क्या था, है ना, क्यों लाया गया इसको, विऔद्योगीकरण का कौन कौन सा तरीका इजाद किया गया, इसको आपको समझ लेना चाहिए। इसका क्या इफेक्ट पड़ा, है ना, न सिर्फ इकोनॉमी में बल्कि इंडियन सोसाइटी में, है ना, अर्थव्यवस्था में भी और भारतीय समाज में भी विऔद्योगीकरण का व्यापक जो है सो प्रभाव पड़ा, जिसको किसी न किसी रूप में कार्ल मार्क्स ने भी जो है सो बोला और किसी न किसी रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा भी जो है सो स्टेटमेंट जारी किया गया। तो इसके आर्थिक और सामाजिक परिणामों को आपको समझ लेना है। यहाँ से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से क्या विऔद्योगीकरण का प्रभाव नहीं था और 4 विकल्प आपको दे देगा। तो आपको समझना होगा ना कि विऔद्योगीकरण का क्या मूल मतलब है ना, इसका क्या पॉजिटिव नेगेटिव क्या कुछ हुआ, है ना, कौन कौन सा तरीका इजाद किया गया। मतलब पूरा विऔद्योगीकरण के रटने से नहीं होगा, आपको चीजों को समझना होगा, है ना, तभी आप जो है सो क्वेश्चंस का आंसर कर पाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में, नहीं तो फिर गलती कीजिएगा। तो विऔद्योगीकरण को आपको बेहतर तरीके से समझ लेना है। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक और टर्म आता है, वो है कृषि का वाणिज्यीकरण। तो आपको जान लेना चाहिए कि कृषि का जो है सो वाणिज्यीकरण जो लाया गया भारत में
तो अंग्रेजों को इसमें क्या फायदा था और भारतीय किसानों को इसमें जो है सो क्या फायदा था, है ना। मतलब कि इसका उद्देश्य क्या था, भारत के संदर्भ में भी इसको समझना है और अंग्रेजों के हित में भी जो है सो समझने का प्रयास करना है कि कृषि के वाणिज्यीकरण का क्या लाभ अंग्रेजों को मिला, है ना। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को किस प्रकार से भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण ने सपोर्ट किया, है ना। कृषि के वाणिज्यीकरण के अंतर्गत किन किन फसलों की खेती किन किन क्षेत्रों में अंग्रेजों के द्वारा जो है सो आरंभ की गई, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, इन सब चीजों को आपको बेहतर तरीके से समझ लेना है ना। सिर्फ एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि चीजों को बहुत बेहतर तरीके से आपको समझते हुए जो है सो करना होगा, क्योंकि अंग्रेजों की जो है आर्थिक नीति है और इकोनॉमिक पॉलिसी से संबंधित जो अलग अलग प्रकार का जो टर्म है, इससे मान करके चलिए कि 3 से 4 प्रश्न, कम से कम 3 से 4 प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, है ना। इसलिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कृषि का जो वाणिज्यीकरण भारत में आया, है ना, या लाया गया, तो हम लोग देखते हैं कि अकाल एक सामान्य सी बात हो गई। तो अकाल का क्या मतलब होता है ना। अकाल का सीधा मतलब यही होता है अनाजों की कमी, चाहे वो किसी भी तरह से उत्पन्न हुई हो, प्राकृतिक रूप से भी, है ना, या कृत्रिम रूप से भी, किसी भी वजह से अगर अनाज की कमी हो जाए बाजार में, है ना, या समाज में, तो उसको हम लोग अकाल कहते हैं। तो ब्रिटिश शासन काल में कई अकाल पड़े, तो हम लोग पाते हैं कि अधिकांश अकाल जो था वो प्राकृतिक नहीं था बल्कि कृत्रिम था, है ना। तो अकाल की अवधारणा को आपको समझना है। फिर हम लोग समय समय पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा अलग अलग जो आयोग बनाया गया, है ना, अकाल से संबंधित बहुत तरह की समितियों का भी गठन हुआ और अकाल आयोग का भी जो है सो गठन हुआ। तो कौन कौन सा अकाल आयोग कब कब गठित हुआ, किन किन अकाल आयोगों की क्या क्या सिफारिशें थी, खास करके स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों को आपको समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, है ना। फिर हम लोग आगे अगर बढ़ें तो पाते हैं क्या कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, तो भारत की अर्थव्यवस्था में जो ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी, तो भारत की अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश पूंजी कहाँ कहाँ लगी हुई थी, है ना, और किस क्षेत्र में ब्रिटिश पूंजी सबसे ज्यादा आउटपुट जो है सो ब्रिटिश सरकार को दिया, है ना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश पूंजी का जो वितरण हुआ, उस वितरण को जो है सो आपको समझ लेना है, जान लेना है ना। फिर हम लोग पाते हैं कि रेलवे का जो विकास हुआ, तो रेलवे से भी जोड़ करके प्रश्न जो है सो पूछा जाता है। तो भारत में रेलवे का जो विकास अंग्रेजों के द्वारा जो है सो किया गया, इसके पीछे के क्या क्या उद्देश्य थे, है ना। रेलवे का विकास किस प्रकार से हुआ, है ना, किन किन कंपनियों की जो है सो सहायता ली गई, उन कंपनियों को क्या फायदा हुआ इन भारत में रेल लाइन बिछाने से, है ना। मतलब कि कंप्लीट जो है सो आपको रेलवे और उसके डेवलपमेंट को जो है सो समझ लेना चाहिए। यहाँ से प्रश्न जो है निश्चित रूप से रहेगा, है ना। फिर सबसे लास्ट में अगर हम लोग बात करें तो पाते हैं कि ब्रिटिश काल में अर्थव्यवस्था जो भारत की थी, तो अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रथाएं थी, है ना, जो नेगेटिव सेंस में थी, मतलब कि नकारात्मक प्रथाएं थी। तो उन प्रथाओं को आपको, जैसे मान लीजिए पूछेगा कम्युनिटी प्रथा क्या थी, दुबला हाली प्रथा जो है सो क्या थी, खुटकुटी व्यवस्था जो है सो क्या थी, है ना। तो इस प्रकार की बहुत सारी जो है सो प्रथाएं ब्रिटिश कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई थी। तो उन प्रथाओं को जो है सो आपको समझ लेना है कि किस प्रथा में क्या चीज़ था। तो मोटे तौर पर हम यही कहना चाहेंगे आपको कि ये जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी है, तो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी को आपको बेहतर तरीके से जो है सो पढ़ना है। अब कहाँ से पढ़िएगा कि कौन सा किताब में बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें दी हुई हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको मैं एस के पांडे सजेस्ट किए हुए हैं, लेकिन एस के पांडे वाली जो किताब है उसमें ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी को कह सकते हैं कि फैक्ट तो जरूर आपको मिल जाएगा एस के पांडे में, लेकिन अवधारणा के मामले में थोड़ा सा कमी है एस के पांडे में। तो आप क्या कीजिएगा कि पुराना वाला जो एनसीईआरटी था, है ना, जो बिपिन चंद्रा के द्वारा जो आधुनिक भारत लिखा गया था, अभी भी वो जो है सो ओरिएंट पब्लिकेशन से जो है सो प्रकाशित होता है और बाजार में उपलब्ध है। तो ये पुराना बिपिन चंद्रा का, है ना, हम लोग जो आधुनिक भारत देखते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी का ही एक कह सकते हैं कि ओरिएंट पब्लिकेशंस के द्वारा प्रकाशित जो है किताब है, इसमें इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत बेहतर
है ना। तो आप इस किताब का जो है सो सहारा ले सकते हैं। और यदि आपके पास मान लीजिए राम लखन शुक्ला का आधुनिक भारत होगा, है ना, तो उससे भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि मोटे तौर पर मेरा यही मानना है कि उतना नहीं पढ़ पाइएगा आप यही कीजिए कि S.K. पांडे से चीज़ों को देख लीजिए और बिपिन चंद्रा की भारतीय जो आधुनिक भारत जो है उससे अर्थव्यवस्था वाला जो है सो सेक्शन देख लीजिए। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी से संबंधित जो चैप्टर है उसको जो है सो आप देख लीजिए। और अगर आप दुमका या अगल बगल में रह रहे हैं कहीं पर, तो अगर इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर किसी भी तरह का कोई दिक्कत अगर हो तो आप दुमका में हमारे यहाँ आ करके हमसे भी चीज़ों को जो है सो समझ सकते हैं, है ना। हम कोशिश करेंगे आपको यहाँ पर आधा घंटा 45 मिनट में चीज़ों को मोटे तौर पर जो है सो बताने का तो लाभ आप जो है सो ले सकते हैं, जिसके लिए कोई कीमत आपको नहीं चुकाना है ना। ये नहीं कि हम फीस लेंगे आपसे और तब आपको हम बताएंगे, ऐसा बात नहीं है। आप आइए, कोई भी कोई दिक्कत हो तो निश्चित रूप से आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराने का, है ना। तो आप जो है अब स्टेज क्या है भाई, तो अब तो हम लोग जैसा कि लग रहा है कि जुलाई लास्ट अगस्त तक में जो है सो पीजीटी एग्जाम हो जाना चाहिए। तो आप निश्चित रूप से उसी रणनीति के तहत जो है सो आगे बढ़ रहे होंगे जो अपने पहले के वीडियो में आपको हम सजेस्ट कर चुके हैं। तो उसी रणनीति में जो है सो आप आगे बढ़िए और कोशिश कीजिए कि रोज़ कम से कम 150-200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना, आपके नज़र से गुजर जाए, है ना। ये आपको जो है सो ध्यान में रखना है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर जो है सो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरा जो प्रैक्टिस सेट आया है 10 सेट है उसमें, है ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये बाज़ार में जो है सो उपलब्ध है, ऑनलाइन भी जो है सो ये उपलब्ध है ना। परियोजन पब्लिकेशंस दिल्ली के द्वारा प्रकाशित जो ये किताब है, तो इससे भी 10 सेट आप कम से कम ज़रूर बना करके जो है सो जाइएगा, है ना। उसमें भी आपको स्तरीय क्वेश्चंस डाल दिया गया है ना। चीज़ों को बैलेंस करके जो है सो लिखा गया है, तो उसको आप निश्चित रूप से करके जाइएगा। कोई दूसरा प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा वाला प्रैक्टिस सेट आप लास्ट आवर में जरूर बना करके जाइएगा। इसका लाभ आपको एग्जामिनेशन हॉल में जरूर मिलेगा, है ना। तो आज इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो है सो हम आएंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी को, है ना, गंभीरता पूर्वक, है ना, बहुत ही गहराई में जाते हुए चीज़ों को समझते हुए आप जो है सो पढ़िए, है ना, ताकि आप इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न पूछे एग्जाम में तो उसका आंसर जो है सो आप कर सके, है ना। नहीं तो दिक्कत हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, जो है सो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके जो है सो आ जाते हैं। तो आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।